हाँ जी। Good evening, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग स्टूडेंट। Good evening. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening. जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जुड़े हुए हैं डिजिटल बाल मेला के साथ। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल बाल मेला बच्चों का एक ऐसा मंच है जिससे बच्चे घर बैठे ही अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। अब हम आपको डिजिटल बाल मेला के बारे में, डिजिटल बाल मेला 2021 बच्चों की सरकार कैसे उनके बारे में विस्तार से बता सके, इसीलिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे साथी कार्निक जैन को। कार्निक, you may take the floor. Good evening and namaskar to the guest of honor, Shri Neeraj Dangi ji and the entire team of Digital Bal Mela. Hi, my name is Karnik Jain. I'm from Delhi. Today, I'm going to tell you about the Digital Bal Mela 2021. The theme for the event is बच्चों की सरकार कैसे हो? Through this, we try to make kids aware about the system and functioning of the government. Digital Bal Mela believes that children always bring a fresh perspective to the picture. Therefore, we have asked kids to share their ideas and opinions they would like to resolve if they were a part of it. At the end, the child with most influential idea will be given a chance to present them in a special seminar at the State Legislative Assembly in a special seminar conducted just for the kids. Thank you. Thank you so much, Karnik. सर, जैसा कि हमारे साथी कार्निक ने आपको बताया, डिजिटल बाल मेला बच्चों की एक टीम है जिसमें बच्चों, और मैं आपको बता दूं कि इसका सारा काम हम बच्चे ही मिलकर करते हैं। और इस सत्र में मौजूद हमारी टीम आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। इसीलिए अब मैं हमारी साथी ललिता बाबल से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे सभी साथियों को आपके जीवन की कहानी सुनाए। सर्वप्रथम मैं आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सुनकर सुनकर करेंगे सुना, सुनकर करेंगे सुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी अफवाह में छुप जाने ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। Now children, I want to tell you about the biography of our special guest. राजस्थान के भावी राजनेता नीरज जी डांगी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लास्ट ईयर के पार्लियामेंट के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुना गया। नीरज जी को राजनीति के युवा कांग्रेस की भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए मुख्य तौर पर जाना गया है। आप पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हैं। आप 2004 से 2008 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब कांग्रेस के विपक्ष में थी। हमेशा से ही आपके नेतृत्व में युवा कांग्रेस अद्वितीय के रूप में सक्रिय रही, युवाओं की प्रेरणा बने। नीरज जी, आपने सार्वजनिक मुद्दों पर अनगिनत प्रदर्शन किए। यही वजह थी आपके नेतृत्व वाले युवा कांग्रेस कमेटी से 4 विधायक, 2 मंत्री, 1 सांसद, 2 यूआईटी अध्यक्ष, राजस्थान पीसीसी के 12 पदाधिकारी और कई अन्य जिला स्तरीय पदों पर आए। वर्तमान में आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। आप अपनी बुलंद आवाज, कौशल, क्षमता, बुद्धिमत्ता और जनता के हितों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। वही आपका राज्य के अधिकांश प्रमुख नेताओं के साथ गहरे संबंध है। धन्यवाद। क्या बात है ललिता, धन्यवाद। सर, हमारे सभी साथियों के बहुत सारे सवाल हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं।
उन सभी सवालों को हम लेंगे, लेकिन पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि इतना टैलेंट बच्चों में छिपा हुआ है जो आज नज़र आ रहा है। जिस तरह से सवाल जवाब करने की कोशिश बच्चे कर रहे हैं, जो प्रतिभा इन्होंने दिखाई है अभी बात करके, हमें हमारा समय याद आता जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे। उस समय हम लोग जब कोई चीज़ डाइस पे जाके रखते थे, हम भी थोड़ा डरते थे बोलने में। आज डाइस पे जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि डाइस छोड़ना नहीं है अपने को, जब तक बोले तब तक अपन हम ही बोलें। तो मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट बच्चों में दिख रहा है, मैं वास्तव में मुझे बड़ी दिल से खुशी है इस चीज़ की कि ये बच्चे देश का कल भविष्य होंगे, नीति निर्धारण करेंगे, देश को एक नई गति देने का काम भी बच्चे करेंगे। मेरी उसके लिए अभी से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं हैं। राजनीति में निश्चित रूप से बड़ी विषमताएं होती हैं, तकलीफों का सामना भी करना होता है। आम जनता को राजनीति में जो लोग, जो नेता काम करते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, सीएम, पीएम, इनका एक क्रीमी पार्ट नज़र आता है सामने, लेकिन उस क्रीमी पार्ट तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी होती है और उस क्रीमी पार्ट में रह करके काम करने के लिए भी जो मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी विषम परिस्थितियां रहती हैं। कई बार जो है आम जनता से मिलने जुलने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जो काम करते हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा समय देना पड़ता है कि अपने परिवार की सुध लेने का भी कई बार समय नहीं होता है, खाने पीने का भी समय नहीं मिल पाता है। बहुत मेहनत जो है ग्रास रूट पे, निचले स्तर पर करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति जो है बहुत आसान फील्ड नहीं है, बड़ा मुश्किल सफ़र है ये। और ऐसे में यही कहना चाहूँगा कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं कहूँगा कि ऐसे में जो शीर्ष के नेता थे कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेताओं ने जो है, कांग्रेस कमेटी ने मुझे इस पद से नवाजा और आम जनता की तकलीफ़ों में, दुख दर्द में एक भागीदार बनने का मुझे मौका दिया। मेरी कोशिश रहती है, मैं विधानसभा के चुनाव भी मैंने लड़े, मेरे पिता भी मंत्री थे। हमारी कोशिश यही रहती है कि आम जनता को कैसे मदद कर सकें, उनके दुख दर्द में कैसे हम लोग भागीदार बन सकें, क्षेत्र के विकास में अपनी कैसे भागीदारी निभाएं, ये फोकस रहे है किसी का कोई भी सफर, कोई भी पद। और ऐसे में जहां आज राज्यसभा में राजस्थान से मुझे मौका दिया गया है, हम राज्य से 3 लोग हैं और बड़े नेताओं के साथ में मुझे जाने का मौका मिला राजस्थान से राज्यसभा में। केसी वेणुगोपाल जी अपने आप में एक कांग्रेस पार्टी की शख्सियत हैं, मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में जितना कहो उतना कम है। ऐसे लोगों के साथ मुझे राज्यसभा में बैठने का मौका मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ राजस्थान मूल की बात आती तो मैं अकेला एक सांसद होता हूँ। हमारे लोकसभा के सांसद भी कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में 25 में लोग नहीं जीत पाए। ऐसे में मेरी व्यक्तिगत रूप से जवाबदारी जो है राजस्थान के लिए बहुत बढ़ जाती है। ये मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है आने वाले समय के लिए। देश में कोरोना के जिस तरह से हालात हैं, कोरोना की सेकंड वेव बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा संक्रमण लेकर के आई थी जिसमें बहुत सी मौतें हुई, बहुत सी लोगों को बीमार इसमें होना पड़ा। मैं खुद संक्रमित रहा बहुत लंबे टाइम से, मतलब पूरा टोटली और वन आई वॉज struggling with COVID-19, me, my wife, my kids, all of my family members, we all were infected by COVID, and it was a very very tough time for me and my family to come out from that. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त पे जहाँ देश कोरोना से लड़ रहा है, हम बच्चों को यही कहना होगा कि आप लोग जो है इस तरह का एक प्रयास रखें कि जो गाइडलाइंस जारी की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने, उन तमाम गाइडलाइंस को
पूरा करने का काम जो है बच्चे करें, मास्क लगाने का काम भी करें। अभी इसको अपन ये नहीं माने कि कोविड की सेकंड वेव चली गई है, हम ये मान के चले कि कोविड सेकंड वेव भले गई हो, लेकिन थर्ड वेव या कोई दूसरा कोई स्ट्रेन अगर आता है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम पहले से अपने आप को तैयार करके चलें। पूरी गाइडलाइंस का हम लोग ध्यान रखें, मास्क भी लगा के रखें। अभी जैसे अब मैं तो भी ऑफिस में अकेले सा बैठा हूँ, एक तो साथी हैं सब मास्क लगा के बैठे हैं, और मैंने इसलिए मास्क उतारा नहीं, तो मैं मास्क लगा के रखता हूँ, बहुत सावचेत रहता हूँ मैं। राजस्थान और केंद्र के सरकार की गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करते हैं। सैनिटाइजेशन जो है, हम सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, किसी से मिलते हैं, भीड़ में अगर मिलते हैं तो थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। आप लोग भी उस चीज़ का पूरा ख्याल रखें। मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे अपनी बात को रखें और बेबाकी से रखें। जो पूछना है आप पूरी मतलब जो है जिसे कहें कि उसके लिए आप लोग सब आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, अब आपके परिवार में सभी स्वस्थ हैं? जी बिल्कुल, सब ऑल आर गुड। सर, अब हमारे सभी साथी एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे। साथियों, आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं और सर से इंटरेक्शन करना चाहते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि आप डिजिटल बाल मेला के अनुशासित साथी हैं, और जब कोई भी हमारे मेहमान या हमारे कोई साथी बोल रहे हो तो अपने आप को प्लीज म्यूट जगह, ताकि हम सभी के सवाल ले सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहला सवाल लेते हैं हमारी साथी ख्वाहिश का। ख्वाहिश, अपना सवाल पूछिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग ख्वाहिश। मेरा नाम ख्वाहिश गुप्ता है, मैं जयपुर के नारिका फाटक से हूँ और मैं 8 इयर्स की हूँ। मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। तो आज का सवाल मेरा ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे बड़ा कौन है, और उनके कितने सदस्य और उनकी शक्ति कितनी है? ये ख्वाहिश मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा ख्वाहिश को, और 8 साल की उम्र में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं समझता हूँ कि प्रश्न के अंदर पूरा लोकसभा पूरा राज्यसभा समाहित हो जाता है। इतना बड़ा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है। ये कहना चाहूँगा कि एक तो लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर है। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो सीनियर अगर कहते हैं या बड़ा कहते हैं या कुछ कहते हैं, इसलिए मतलब हायर कौन है, तो हायर राज्यसभा है। कोई भी चीज जो लोकसभा में रखी जाती है, कोई बिल है या किसी भी तरह का कोई लॉ मेकिंग का कोई काम है, वो लोकसभा में रखा जाता है, उसे लोकसभा से पारित किया जाता है, फिर वो राज्यसभा में आता है, अपर हाउस के उसे राज्यसभा के मेंबर्स पे पारित करते हैं, जैसी भी परिस्थितियां बनती है नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, है कि नहीं। दूसरा, नंबर्स कितना है लोकसभा में, हिंदुस्तान में 543 लोकसभा मेंबर्स हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 243, अभी मेरे ख्याल से राइट नाउ 235 में एक तो हमारे साथियों के बीच में डेथ भी हो गई थी कोविड को लेकर के, तो नंबर थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी 243 का एक नंबर 250 से नीचे रहता है, और यहाँ 500 से 600 के बीच में लोकसभा का नंबर रहता है। तो ये एक नंबर का जो आपने प्रश्न किया है। और अंतर जो है, आपने क्वेश्चन किया है कि लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या, बहुत अंतर है। कॉमन जो मैन होता है, एक आम आदमी अपने वोट के माध्यम से लोकसभा का सदस्य, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कहते हैं, सांसद लोकसभा चुनता है एक आम आदमी। और जो राज्यसभा का सदस्य है, उसे चुनने के लिए राज्य की विभिन्न असेंबलीज और यूनियन टेरिटरी है, उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो एक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो ये मोटे तौर पर एक अंतर है दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उनका दायरा पूरे राजस्थान का, जैसे मैं राजस्थान से हूं तो पूरा राजस्थान मेरा दायरा रहेगा, पूरा स्टेट एक राज्यसभा के मेंबर का दायरा रहता है। लोकसभा का जो दायरा होता है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस लोकसभा क्षेत्र से हमारा लोकसभा का एमपी चुनाव लड़ता है, वो उसका क्षेत्र होता है,
उसका निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो एक लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। उसमें एक जिला भी होता है, 2 जिले भी होते हैं, कई जगहों पे 3 या 4 जिलों में भी समाहित होता है लोकसभा का। लेकिन लोकसभा का एक सीमित दायरा लोकसभा क्षेत्र होता है। राज्यसभा का पूरा स्टेट उसका दायरा होता है। राज्यसभा में जब हम बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं लोकल एरिया डेवलपमेंट की, तो लोकल एरिया डेवलपमेंट को लेकर के अपने निधि का, अपने कोष का, जो एमपी लेवल, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो एक कोष होता है, उसका दायरा जो है वो लोकसभा के लिए लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर वो सांसद अपने निधि कोष का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वरन राज्यसभा के अंदर राज्यसभा का सदस्य पूरे राजस्थान में, पूरे स्टेट में अपने निधि कोष का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे भी अपना एक नोडल जिला चुनना होता है। जैसे मैंने मेरे नोडल जिले के रूप में सिरोही जिले को चुना है, जहां से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जहां से मैं आता हूं। तो ये मोटे तौर पे एक अंतर है। एक छोटा सा अंतर एक और है, उम्र का। लोकसभा का उम्मीदवार 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ने का अधिकारी हो जाता है। राज्यसभा का सदस्य अगर किसी एक बनना है, चुनाव लड़ना है उसे राज्यसभा का, तो उसकी उम्र 30 साल होनी आवश्यक है। एक मोटे तौर पर अंतर है और अपन आगे बात करेंगे। क्वाइश, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। क्या आप अपना सवाल कौन प्रश्न कर रहे हैं? प्रज्ञा? जय श्री राम। प्रज्ञा अपना सवाल। सर जय श्री कृष्ण, प्रणाम करती हूँ। मैं शैली शर्मा गुवाहाटी असम से बोल रही हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि जब सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके के लोग बैठे रहते हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारा देश आगे बढ़े, तो ऐसा क्यों होता है कि वो एक दूसरे को ढेलते हुए बातों में उलझ जाते हैं और नतीजे पे पहुंचने में बहुत समय लगा देते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों जब विचारधारा किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के नहीं मिल पाती है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। अमूमन मैं समझता हूं कि जब सदन में कोई प्रश्न उठता है, कोई मुद्दा है, कोई बिल है, कोई लॉ मेकिंग के लिए कोई इशू उठा है, उस इशू पे दोनों पक्ष और विपक्ष का संवाद होता है, अपनी अपनी बात पटल पे रखी जाती है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं किसी मुद्दे की, अगर विचारधारा मिल नहीं रही है तो निश्चित रूप से क्लैशेस निश्चित रूप से बनते हैं। और पक्ष और विपक्ष की जब बात आती है, अगर मुद्दा ऐसा होता है जो देश हित में है, जनहित में है, के लोगों में उसका निश्चित में पक्ष और विपक्ष की बात नहीं आती है, दोनों मिल करके अपनी बात को रखते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जहां पक्ष और विपक्ष के अंदर एक संघर्ष निश्चित रूप से चलता है। मुद्दा कई बार देश हित का भी होता है, लेकिन फिर भी संघर्ष चलता है, क्योंकि रखने का कई बार तरीका जो होता है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। थैंक यू सर। एक हमारी साथी ज्वाइन है, वो आपको सवाल पूछेंगे। जानवी, क्या नाम है उनका? जी, वो ऋषिकेश के अकाउंट से ज्वाइन है। ऋषिकेश, मेरे को आपका प्रश्न सुनाई नहीं पड़ रहा है। जानवी, ऋषिकेश का मुझे ऑडियो नहीं सुनाई पड़ रहा उनका। हेलो सर, राज्यसभा सदस्य के पास क्या क्या अधिकार होता है? देखिए, राज्यसभा के अधिकारों की जब हम विवेचना करते हैं, बात करते हैं, तो अनगिनत ऐसे मामले होते हैं जिसमें राज्यसभा एक अपर हाउस, अपर हैंड की तरह वर्क करता है। मैं कहना चाहूँगा कि जब लोकसभा में किसी भी तरह का कोई बिल या लॉ मेकिंग के लिए कोई
कोई बात रखी जाती है पटल पे, तो जब वहां से क्लियरेंस उसे मिलती है तो वो उस पर्टिकुलर क्लियरेंस को राज्यसभा से भी लेना आवश्यक होता है। और राज्यसभा का सबसे बड़ा जो वर्क होता है वो स्टेट्स के अधिकारों की रक्षा करना, वो सबसे बड़ा दायित्व राज्यसभा के किसी भी सदस्य का होता है। जहां लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा अपना कार्य करता है, अपने किसी भी बिल को पटल पे रखता है, उसे पास करता है, पक्ष और विपक्ष की उसके अंदर यस और नो आती है सामने। लेकिन अगर उसमें राज्य की किसी भी राज्य को लेकर के अगर हम कहेंगे कि उनके जो अधिकार है, राज्य को क्या मिलना चाहिए, क्या राज्य का हित उसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उसको सुनिश्चित करने का काम राज्यसभा हाउस में राज्यसभा का मेंबर सुनिश्चित करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, अगला सवाल ये हमारे साथी कौन सा प्रश्न होगा? तो हम किसी से भी सवाल नहीं दे पाएंगे। ताशवी अपना सवाल पूछेगी। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं 10 साल की हूँ, मैं अहमदाबाद जिले से हूँ और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में जाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? देखिए ताशवी, ऐसा प्रश्न है आपका जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं। क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मैं समझता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जाने के लिए अभी तक जो है पढ़ाई का दायरा तय नहीं किया गया है, होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका, लेकिन इसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं। रही बात क्या क्या करना पड़ता है, मैं कहना चाहूँगा कि लोकसभा के लिए एक उम्मीदवार को चुनाव पहले लड़ना होगा, आम मतदाता से वोट की अपील करनी होगी, वोट लेना होगा, चुनाव जीतना होगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा, वो मेंबर लोकसभा का सांसद कहलाएगा। इसी तरह राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा उसके लिए उसको 30 साल का होना सबसे बड़ा जरूरी है। अभी आपको 20 साल और वेट करना है राज्यसभा के लिए, आप 10 साल के हैं। सर, मेरा एक और सवाल है कि आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के लिए कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में जब हम ऊंचाइयों को जाते हैं और हम लोग एक टारगेट बना के चलते हैं, सपना देखते हैं बचपन से। जैसे मैंने एक सपना देखा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के बाद में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना है। फिर जब परिस्थितियाँ जैसी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाने के लिए, जब मैंने अपना रास्ता चुनने की कोशिश करी, मैं इंजीनियरिंग करके जब आया तो मेरे पिता जो है इस दुनिया में नहीं रहे। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने राजनीति को अपना जो है कार्यक्षेत्र, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में 30 साल लगे। 30 साल पहले मैंने युवक कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। अनगिनत मौके ऐसे आए जब आदमी जो है ये सोचने लग जाता है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, पद नहीं मिल रहा है, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, कई तरह की विषमताएं जो है, मतलब ऐसे फेजेस आते हैं जब आदमी सोचता है कि हमें अब सब कुछ छोड़ करके कोई और फील्ड तय करना चाहिए। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनता की मांग जो रहती है उसे पूरा हम करने की कोशिश करते हैं। 100% हम लोग कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। तो कई ऐसी दिक्कतें आती हैं, जनता के काम कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ नाराज होते हैं, व्यक्तिगत कभी काम भी फंस जाते हैं, राजनीति के शिकार कई बार होते हैं कि कई बार पक्ष और विपक्ष की बात आती, सत्ता चेंज होती है, विपक्ष की सत्ता जब आती है सामने वाले अपनी जो है व्यक्तिगत जो है वो दुश्मनियाँ भी इसमें निकालते हैं। तो कई तरीके की दिक्कतें जो है उनका सामना एक नेता को करने की जरूरत पड़ती है, तब जा करके वो एक कामयाब लीडर के रूप में जो है अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाता है।
और ऐसी ही दिक्कतें देखा साथियों, राज्यसभा में जाने के लिए, राजनीति में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नीरज डांगी जी को 30 साल लगे राज्यसभा का एमपी बनने में। चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं हमारे साथी काना का। काना, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। काना, नमस्कार। आप अपना सवाल पूछिए। ना नीरज अपने आप को म्यूट करें। काना, आप अपना सवाल पूछिए। इसका प्रश्न है हेलो, काना, निवेरा के अकाउंट से जो हमारे साथी ज्वाइन हुए हैं वो अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। काना, निवेरा के अकाउंट आपके साथ मैं नागपुर जिले से। सर, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता से वोट देकर करती है, बट राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 233 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो सर, मेरा सवाल है कि लोकसभा की तरह राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जनता से वोट देकर क्यों नहीं करती? देखिए, इसमें अच्छा प्रश्न है कि किसने प्रश्न किया है? क्लास ललिता बाबल। ललिता जी, यहाँ कुछ नाम कुछ और आ रहा था, इसलिए चलो ठीक है, कोई नहीं। ललिता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहले भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, आपने डिटेल्स बताई थी। इसमें बेसिकली ये है कि जिस तरह से लोकसभा में जो है नीचे के स्तर पे कॉमन व्यक्ति चुन करके भेजा जाता है, एक लेजिस्लेशन का दायरा तय किया गया है देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये तय किया गया है, लोकसभा का एक हाउस होगा, राज्यसभा का एक हाउस होगा। इसी तरह से नीचे लेजिस्लेशन में स्टेट्स में भी असेंबली और विधान परिषद MLCs का एक हाउस तय किया गया है। उसी के तहत जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये इस तरह से चयन होता है। लोकसभा में आम आदमी वोट डालता है और राज्यसभा के अंदर वही चुने हुए प्रतिनिधि जो एक स्टेट के अंदर जो विधायक हैं या विधान परिषद के सदस्य, वो लोग जो है राज्यसभा में चयन करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ये, इसको फॉलो किया जाता है देश में। और जब भी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई लोकसभा में होती है, लोकसभा के पटल पे होती है, उसको अमली जमा पहनाने का काम फाइनल स्टेज के ऊपर राज्यसभा में होता है। इसी तरीके से निचले स्तर पर जो है असेंबलीज की जो कार्रवाई है वो आगे विधान परिषद में जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इसे पूरा देश फॉलो कर रहा है। और बहुत इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसके रचयिता थे अम्बेडकर साहब। इस कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्रशंसा पूरा विश्व करता है और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की जो है एक जैसे कहते हैं कि अपने देश में उसे उतारने के लिए कई देश इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन काम किया। थैंक यू सर। हाँ, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। हाँ काना जी, राज्यसभा का बजट कितना होता है, एक वर्ष में कितने रुपए का काम सैंक्शन करवाता है, एवं राज्यसभा सांसद का जनता से जुड़ाव सीधा क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें आपके प्रश्न का मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि इस वक्त जो राज्यसभा के सदस्य का जो निधि कोष है, सालाना 5 करोड़ का एक जो है कोष एक राज्यसभा के सांसद को मिलता है, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, स्थानीय स्तर पे डेवलपमेंट के लिए वो खर्च कर सकता है। और इसमें जैसा लोकसभा के एक सांसद का क्षेत्र सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित रहता है, राज्यसभा के सदस्य का क्षेत्र पूरा राज्य होता है। वो नोडल डिस्ट्रिक्ट जरूर चुनता है, लेकिन अपने कोष का इस्तेमाल लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए पूरे राज्य में करने का उसे अधिकार होता है। रही बात जनता से जुड़े रहने की, मैं समझता हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानता कि राज्यसभा का सांसद जनता से सीधा जुड़ाव होता है। मैं जनता से सीधा ताल्लुक रखता हूँ और जनता के
सीधे जुड़ करके उनके विकास के कामों में, व्यक्तिगत कामों में और उनके क्षेत्र के डेवलपमेंट्स के लिए हमेशा हम लोग प्रयासरत रहते हैं, हम लोग हमेशा जो है काम करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सोचना सही नहीं है कि राज्यसभा के सांसद जनता से जुड़े नहीं, जनता से हर प्रतिनिधि जनता से जुड़ा रहता है, राज्यसभा सांसद भी उसमें शामिल है। जी साथियों, हमारे साथियों में और सबसे ज्यादा और समय कम है, कम और आपकी उत्सुकता ज्यादा है। इसी वजह से कृपया करके एक से सवाल है ताकि हम आप सभी के सवाल ले। ऋषिकेश के अकाउंट से आपका नाम क्या है? राजस्थान या पूरे भारतवर्ष में लोकसभा शब्द का परिशीलन सवाल पूछ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम हमारे साथी काव्य गाड़िया का। काव्य अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम काव्य गाड़िया है, मैं किशोरगढ़ से हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि सर लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज किया जा सकता है? क्योंकि सर मेरा मानना है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज किया जा सकता है तो देश का करियर बहुत हाई लेवल पर हो जाएगा। तो सर क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली अभी इस तरह की कोई जो है परिस्थितियाँ नहीं है, तो प्रावधान पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी इसके अंदर विवेचना करने की जरूरत है, क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। बहुत हटकर अलग प्रश्न है और प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगला सवाल हम लेते हैं हमारे साथी जॉनित जैन का। जॉनित अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मैं रौनक जयपुर से हूँ। हाँ रौनक बोलिए। नमस्कार सर, मेरा आज का सवाल है कि लोकसभा की जो जो इलेक्शन जो लड़ते हैं उन्हें तो लोग चुन लेते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट है उन्हें लोग तो नहीं चुनते, क्योंकि लोगों के लिए तो वही होंगे ना जो उन्हें अच्छे लगेंगे प्रेसिडेंट। देखिए, इसमें वैसे देखा जाए तो भले ही राज्यसभा को सीधा एक आम आदमी, एक आम वोटर नहीं चुनता है, लेकिन अगर हम इसको वाइडर एंगल पे देखते हैं तो जब एक एमएलए जो नीचे से चुन करके आया है, जनता से चुन करके आया है, उन्हीं एमएलए से मिलकर के राज्यसभा का चुनाव होता है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे देखा जाए तो सीधे तौर पे नहीं, इनडायरेक्टली जो है राज्यसभा का चुनाव आम आदमी ही कर रहा है। चूंकि चुनाव इतने बड़े दायरे में पूरे स्टेट का हो जाता है, पूरे स्टेट के वोट पड़ना वो पॉसिबल भी नहीं है। और जो 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 कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो जनता अपने एक विधानसभा क्षेत्र से अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधि को अपने पूरे राइट्स मुकर्रर कर देती कि आप अपने हमारे बिहाफ पे आप अपने क्षेत्र का कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम है। उसी आधार पर उन्हीं आम वोटर का जो है प्रतिनिधि के रूप में एक विधायक वो फिर राज्यसभा का चयन करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही होता है राज्यसभा का सदस्य। अगला सवाल हम लेते हैं हमारे साथी खुशल का। खुशल अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कुशल, कैसे हो? सर दिन में टाइम आम जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें हम कुछ कदम में रखकर सरकार तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, ताकि उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके और हम लोग जनता के हित में काम कर सकें। देखिए, जनता की समस्याएं तो हर एक सदन में उठती हैं, राज्यसभा में भी उठती हैं। जनता की समस्याओं के ऊपर राज्यसभा के सांसद होने के नाते हम लोग भी पूरा फोकस करके चलते हैं और लोकसभा में भी जनता की समस्याएं उठती हैं और सदनों में जो भी समस्याएं उठती हैं उस पर बहुत, जिसे कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हुए उसके ऊपर कार्य होता है और वो समस्याओं का निदान भी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत हाई स्केल पे होता है। एक बार कोई मामला सदन में उठता है, चाहे वो असेंबली ही क्यों नहीं हो, राज्यसभा तो बहुत अपर हाउस हो गया है, असेंबली ही क्यों नहीं हो, लोकसभा ही क्यों नहीं हो,
एक सुरक्षित। मेरा और एक प्रश्न है, राजस्थान की आप सबसे इतना ज्यादा और समय कम है कि सभी एक ही सवाल पूछे। अब हम अगला सवाल लेते हैं हमारे साथी प्रांजल का। प्रांजल अपना सवाल पूछे। जी सर, मेरा नाम प्रांजल तिवारी है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि सर जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो फिर आप हमारे घर आए थे। प्रांजल, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो सर। सर हाँ प्रांजल बोलो। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रांजल तिवारी है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारे घर आए थे पहले। सर अब मेरा आपसे यह प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अधिकारों में क्या अंतर होता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर, प्रांजल पूछना चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा के हेलो जानवी, आपकी आवाज भी बोली रही है। हेलो प्रांजल, प्लीज अपना सवाल दोहराएं। प्रांजल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई? प्रांजल के यहाँ कोई टेक्निकल इशू है, इसीलिए हम अगला सवाल लेते हैं हमारी साथी लिपि का। लिपि अपना सवाल करें। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्ञानवी है, मैं क्लास 6 की छात्र हूँ और आज का मेरा प्रश्न है कि मोदी सरकार ने जो अभी मंत्री हटाए गए हैं वो क्यों हटाए गए हैं? हटाने का क्या कारण है? मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर तो प्रधानमंत्री जी स्वयं ही दे पाएंगे। ये उनका विशेषाधिकार है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है वो, एंड अपने डिस्क्रिशनरी गांधी जी के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम माही जैन का। सर, जैसा कि हम डॉक्टर के लिए MBBS फाइट करते हैं, IAS के लिए UPSC फाइट करते हैं, तो राजनीति में जाने के लिए कोई एग्जाम क्यों फाइट नहीं करते? देखिए, राजनीति में जाने के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो इम्तिहान जनता है। जनता से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं हो सकता है। हाँ, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैं समझता हूँ कि क्या निर्णय आने वाले समय में होंगे, अगर वो होता है तो मैं समझता हूँ वैसा भी होना चाहिए। हर एक का एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक लेवल जरूर होना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा लाभ देश को निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आज के सिनेरियो में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है उस पर अगर सदन में बहस होती है तो जरूर हम लोग बोलेंगे, अभी बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये भी कह दूँ मैं कि पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में। मैं खुद अपने कॉलेज का टॉपर्स में से सिविल इंजीनियर हूँ मैं, और पढ़े लिखे लोग आते हैं राजनीति के अंदर, अच्छा प्रदर्शन वो लोग करते हैं, और मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग आगे आने चाहिए। नीरज गांधी जी आज हमारे साथ यहाँ पर शाहरुख भी है हमारे साथ में। देखते हैं कि उनकी दिमाग की खिड़कियाँ आपके लिए क्या सवाल लेकर आई हैं। शाहरुख, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार शाहरुख जी। मैं राजस्थान से जालोर जिले से हूँ। आज मेरा यही प्रश्न है कि गवर्नमेंट द्वारा राज्यसभा के सांसदों को किन किन सुविधा को दी जाती है? देखिए, राज्य सरकार द्वारा सुविधाएं किस परिप्रेक्ष्य में सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो थोड़ा क्लियर करें। क्योंकि राज्य सरकार के हम लोगों का एक दायरा जो केंद्र सरकार तय करती है, केंद्र सरकार से ही लगभग जो है सारी चीज़ें तय होती हैं। और किस तरह की सुविधाएं थोड़ा सा खुलासा कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। किस तरह की सुविधाएं शाहरुख जी पूछना चाह रहे हैं? व्यक्तिगत सुविधाएं हैं या
मेरे ऑफिस को रन करने के लिए सुविधाएं हैं, या मेरे जो है मेरा जो स्टेट है उसमें मैं किस तरह से काम करूँ, उसमें मुझे क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, या मेरे ऑफिस रन करने के लिए क्या सुविधाएं हैं, किन सुविधाओं की बात करेंगे। बहुत लंबा ये इसका उत्तर होगा अगर मैं देना चाहूँगा तो। बहुत इन 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 सुविधाओं को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दायरे से बाहर न जाए उसके अंदर। तो कई सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप बहुत कुछ अच्छे से खुलासा करेंगे तो बेहतर ढंग से मैं इसका जवाब दे पाऊँगा। आपके जो रहन सहन की सुविधा है, वाहनों की सुविधा है, इनके बारे में आप बताएंगे क्या क्या जो है राज्य सरकार देती आपको? देखिए, वाहन तो सरकार नहीं देती है राज्यसभा सदस्य को, लेकिन हाँ, एक दिल्ली में हम लोगों को हमारे ऑफिस को रन करने के लिए और हमें रहने के लिए मकान की सुविधा जरूर सरकार की तरफ से मिलती है। और मैं समझता हूँ कि उसके बिना मैं समझता हूँ कि हर एक राज्यसभा के सांसद को काम करने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू सर, मेरा सवाल सुनने के लिए। थैंक यू। जी, पीयूष गोयल अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर, मैं पीयूष रामगढ़ राजस्थान से। हेलो पीयूष। क्या आपकी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से लोकसभा में सीट्स रिजर्व होती है SC ST महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए, क्या राज्यसभा में भी रिजर्व होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से एक रिजर्वेशन तय करती है और कोशिश करती है। मेरे एक छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे जी। अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया था, तो क्या राज्यसभा के सांसदों को भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, रेल मंत्री जो है वो राज्यसभा से ही सांसद है। इस तरह सांसद राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों ही सांसद जो है मंत्रिमंडल में समाहित हैं और उन्होंने किया है उसको। थैंक यू सर। राज्यसभा में विधेयक कानून कैसे पास होता है? राणा जी, आपको प्रश्न खूब मिल रहे हैं आज। एनीवे, बताओ क्या प्रश्न है, वापस पूछें एक बार। राज्यसभा में विधेयक कानून कैसे पास होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है सर? देखिए, राज्यसभा में किसी भी कानून को पारित करने के लिए पहले उसे लोकसभा से गुजारना होता है। लोकसभा में पटल पे जो भी कानून पारित होगा, जो भी बिल पारित होगा या कोई अमेंडमेंट होगा, उसे राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में उसमें वोटिंग होती है या एक तरफा भी निर्णय होता है अगर सभी लोग पक्ष में हैं। और भारतीय संविधान में राज्यसभा को उच्च सदन क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है सर? किसको? राज्यसभा को उच्च सदन क्यों नहीं किया जाता है? भारतीय संविधान में शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपर हाउस ही कहलाता, उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जानवी, नेक्स्ट। जी सर। सर, राज्यसभा और लोकसभा में जो बेसिक अंतर है वो प्लीज हमसे साझा करें। क्या 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 क्वेश्चन आपने पूछा है? जानवी, सर, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? मैं शॉर्ट में कहूँगा जानवी, है ना? एक बहुत बड़ा प्रश्न है एक्चुअली। लोकसभा और राज्यसभा का, जैसे मैंने कहा, लोकसभा में एक सांसद को चुनने के लिए एक कॉमन मैन वोट करता है, एक आम वोटर वोट करता है। इसी तरीके से उन कॉमन मैन की तरफ से जो एक चुनावा विधायक होता है, वो विधायकों का जो हाउस है, वो विधायक जो है एक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस ये है। एक लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का होना आवश्यक है। इसी तरीके से राज्यसभा के सदस्य को, राज्यसभा का सदस्य उम्मीदवार बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 30 साल जो है उसकी एज लिमिट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्पीकर लोकसभा होता है, और राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जैसे आज वेंकैया नायडू जी हमारे सदन के जो है चेयरमैन हैं,
तो इस तरह से ये दोनों सदनों का अलग अलग डिफरेंस है। जो कार्य लोकसभा के अंदर पारित होता है, कोई भी बिल, कोई भी लॉ मेकिंग के लिए कोई भी चीज़ सामने आती, पटल पर रखी जाती है, जब लोकसभा से उसे पास किया जाता है वो फिर राज्यसभा में आती है। ये एक अंतर रहता है, जब तक राज्यसभा उसे पारित न कर दे वो लॉ नहीं बनता है देश के लिए। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है, लोकसभा के अंदर लोकसभा का जो सांसद है वो अपने क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने जाता है, और उसका एक टारगेट होता है देश के अंदर जो है वो जनता की आवाज़ को उठाता है, पूरे देश भर के लोगों की। इसके साथ साथ जब कोई बिल या कोई लॉ या कोई फोर्स जब किसी स्टेट की बात करता है तो उस स्टेट में उसके अधिकार क्या है, उस स्टेट को क्या अधिकार मिलना चाहिए, उसके हित की क्या रक्षा होनी चाहिए, वो तय करने का काम राज्यसभा का हाउस करता है। ये मोटे तौर पे एक अंतर है। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे इसके अलावा भी अंतर है, उसमें हम लोग जो है और भी कभी बैठेंगे जब लंबे समय में तो हम लोग चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चों ने प्रश्न किए हैं। जानवी, यू आर एक्सीलेंट, योर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड एंड जो आपने जिस तरह से ये संचालन किया है मंच का, you have done it like anything. Excellent, and I wish you all the best for your future. Thank you, sir. सर, डिजिटल बाल मेला 2021 बच्चों की सरकार कैसी हो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है? आपको ये आइडिया कैसा लगा सर? देखिए, मैंने आपके इस प्रोग्राम को पहली बार ज्वाइन किया है क्योंकि ये सीजन 2 है। मैंने मेरे साथियों से पूछा था इस सीजन क्या है, तो मुझे पता लगा था कि ये सेकंड ईयर आपने लिया है, द सेकंड टाइम यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, और इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, देयर इज नो डाउट, एंड the way the students and the child they are coming out, they are showing their abilities and talent, it's excellent. I wish them all the best in the future endeavors, and Janvi, you are excellent. I wish you all the best for your future life. एक बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं कि सफल कार्यक्रम है ये, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आयोजित किया गया है। डिजिटल बाल मेला बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, और मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है ये एक ऐसा आयोजन किया है जिससे बच्चों के टैलेंट को आने वाले समय में उभारने का, उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाने का एक जरिया ये विधानसभा राज्यसभा की आपको म्यूट करना चाहती हूँ। सर, हमारे इन ऑनलाइन सत्रों में जो बच्चा हमारे गेस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपनी प्रस्तुति से, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे मेहमान को, उसे उस सत्र का, उस दिन का लीडर घोषित कर दिया जाता है। आपके नजरिए से आज का लीडर कौन है? जानवी दीदी, मेरा सवाल नहीं है आपके लिए। मुझसे कहा जा रहा है क्या? मुझे बताना है ये? जी। मैं समझता हूँ कि आज वाइश एक बच्ची ने प्रश्न किए थे, बहुत बेहतरीन था उसका। वाइश कैसे हो? यू डिड वेल, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा करो, बहुत पढ़ाई करना, और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Congratulations, ख्वाहिश। और ख्वाहिश के लिए तालियां बजाएं। जिन्हें अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, हमारी सारी जिज्ञासाएं होगी। इसीलिए अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे साथी माही जैन को कि वो सर के लिए वोट ऑफ थैंक्स करें। नमस्कार पूरी टीम और हमारी अतिथि श्रीमान नीरज जानकी जी को, जो राज्यसभा के सांसद हैं, दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे अतिथि जिन्होंने हम बच्चों के लिए समय निकाला एवं हमारे बीच वर्चुअल सेशन पर आए, हमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में अंतर बताया। आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी सर।
डिजिटल बाल मेला को सलाम हमारा। सर आप कैसे हैं यह सवाल हमारा। सर आप कैसे हैं यह सवाल हमारा। याद रखेंगे आपकी सारी बातें यह वादा हमारा। फिलहाल कबूल करें यह थैंक यू हमारा। फिलहाल कबूल करें यह थैंक यू हमारा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच इस वक्त धन्यवाद कि हमें हमारे राजनीतिक अतिथियों से हमारी मुलाकात करवाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद माही। सर हमारे सबको धन्यवाद। मेरा नमस्कार सभी बच्चों को, उनके भविष्य में उनका बहुत अच्छा बेहतरीन समय उनके लिए आए। पढ़ लिख करके सभी बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े और अपने देश को गौरवान्वित करने का काम आप सभी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद क्या थैंक यू थैंक यू। बाय सर।